सर, इश्तियाक अहमद साहब हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इश्तियाक अहमद साहब। इश्तियाक अहमद साहब मूल रूप से ये स्वाधीनता के पहले संयुक्त ये भारत के आप नागरिक थे, आप यहीं पैदा हुए और फिर उसके बाद इन्होंने ये स्वीडन में जाकर के स्टॉकहोम विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और आज की तारीख में दुनिया के पैमाने पर आप राजनीति विज्ञान और एक खास करके साउथ एशियन स्टडीज के लिए आप जाने जाते हैं और उसमें भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों और भारत विभाजन पर आपकी विशेषज्ञता हासिल है। तमाम पुस्तकें भी आपकी हैं और दुनिया के पैमाने पर आपकी ख्याति है। तो इश्तियाक साहब, आपका बहुजन संवाद में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हम चाहेंगे सर कि ये प्रारंभिक में आपकी जन्म कहाँ हुआ और आपकी प्रारंभिक शिक्षा और उस समय का ये सामाजिक राजनीतिक ये परिवेश क्या था, उससे हमें परिचित कराएं इश्तियाक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये शुद्ध हिंदी मुझे समझ नहीं आई, जरा आसान हिंदुस्तानी में अगर आप बयान करें अपनी बात तो मुझे इजीली समझ आ जाएगी। ये तो मुझे समझ हाँ जी जी सर, जी जी हिंदुस्तानी भाषा ये है कि हम ये आसान हो जाएगा। हाँ जी जी हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए, उस समय जी का सामाजिक पृष्ठभूमि क्या था, आपका आपका बैकग्राउंड क्या था और जी फिर उसके बाद आगे आपकी जो स्टूडेंट की यात्रा कैसे हुई। जी मेरी पैदाइश 24 फरवरी 1947 को लाहौर में 57/112 टेम्पल रोड पे वहाँ मेरी पैदाइश हुई। वो हमारा आबाई घर है, एंसेस्ट्रल। साथ भी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें मेरे चाचा ताया रहते हैं। ये हमारे दादा ने हमें सबको वो ये घर घुर दिए थे। तो मिडिल क्लास जो एक ट्रेडिशनल नहीं होती, उसमें मैं पैदा हुआ और मेरे वालिदैन ने मुझे उस ज़माने की सोच के मुताबिक इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाया। सेंट एंथनीज हाई स्कूल लाहौर में मैं पढ़ा। बाद में मैंने कॉलेज FC कॉलेज फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता रहा। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मैंने MA किया पॉलिटिकल साइंस में। उसमें मेरी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन थी और BA के इम्तिहान में मेरा एक गोल्ड मेडल भी है, मेहता चुननी लाल गोल्ड मेडल फॉर हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री। तो पढ़ाई के एतबार से मेरा रिकॉर्ड खासा ठीक था। इसके बाद मैं 1.5 साल गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी पढ़ाता रहा। वैसे मैं लाहौर से हूँ। और उसके बाद कुछ सियासी हालात ऐसे हो गए कि मुझे समझ आ गई कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और ये लॉ एंड ऑर्डर और ये वाली बातें जो है ना वो खासी डिस्टर्ब्ड ही रहेंगी। तो मेरे बड़े भाई जो हैं वो स्वीडन में रहते थे, वहाँ मैं चला गया और वहाँ मैंने फिर PhD की, वहाँ ही पढ़ाना शुरू किया और 2010 तक मैं वहाँ पढ़ाता रहा, जिसमें से 3 साल जो लास्ट थे वो सिंगापुर में एज विजिटिंग रिसर्च प्रोफेसर मैंने गुजारे। लेकिन 2010 में मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट की एज वहाँ पे 65 है। उससे पहले आप 61, 62, 63, 64 में भी ले सकते हैं, ज़रा पेंशन कम मिलती है। तो मैंने कहा यार 3 साल सिर्फ रिसर्च करने के बाद अब वापस आके दोबारा -18 में कौन उठता है क्लासें पढ़ाने के लिए। तो मैंने वो आई अप्लाइड फॉर अर्ली पेंशन, वो मुझे मिल गई आसानी से। उसके बाद ये जो किताबें हैं ना जो मशहूर हुई हैं, ये सब उसके बाद पेंशन के बाद लिखी गई हैं, पब्लिश हुई हैं कम से कम। शुरू पहले हुई थी। तो ये मेरी बैकग्राउंड है, मिडिल क्लास लाहौर बैकग्राउंड, पंजाबी जो भी है हमारा, मुसलमान। हमारे कुछ रिश्तेदार बरेलवी सोच के सुन्नी मुसलमान हैं, कुछ देवबंदी सोच के हैं और मैं खुद आज़ाद सोच का हूँ।
और इंसानियत में यकीन रखता हूँ। मजहबी जो हैं मजबूरियां लोगों की वो भी मुझे समझ आती हैं, लेकिन मैं बेसिकली रैशनलिस्ट अपने आप को कहता हूँ और सारी इंसानियत को एक ही कुंबा, एक ही फैमिली समझता हूँ। इस किस्म की मेरी अप्रोच है। जी, हमारे साथ जी डॉक्टर सुनील साहब हैं, आपसे बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोग के लिए प्रोफेसर ये दीपक मलिक साहब भी हैं। आप लोग भी आपसे बात करेंगे। डॉक्टर सुनीलम। जी जी प्रोफेसर साहब, आपने जो अपना परिचय दिया, तारुफ कराया, वो काफी सारे अनुभव लिए हुए हैं आपसे। अभी आप जो अपने मुल्क को आप याद करते हैं, लाहौर को याद करते हैं, तो किस तरीके से याद करते हैं? कौन सी बातें आपको लाहौर की याद आती हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, लाहौर में हमारा जो है, मेरे वालिद साहब का अच्छा हमारी बैठक हुआ करती थी। शाम को सारे लोग आ जाते थे और बैठते थे, तो एक कल्चर था हमारे घर से बाकी लोगों के आने का, उनके साथ मिलने का। हर शाम को एक बैठक होती थी। बाद में वही बैठक मैं करता रहूं और मेरे सारे दोस्त आ जाते थे। तो लाहौर की वो जो महफिलें हैं ना, वो कभी दोबारा रिपीट नहीं हुई जब से मैं बाहर आया हूँ। तो एक तो वो यादें हैं। फिर ज़्यादातर मेरा टाइम मेरे दोस्तों के साथ ही गुजरता था। तो मेरी आज भी, अब मैं लाहौर चला जाऊं तो मजबूरी हो जाती है कि इस दोस्त के पास कब जाया जाए। सो आई से दैट लाहौर इज़ माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड हु हैज़ नेवर बिट्रेड मी। ये सबसे ज़्यादा लॉयल मेरी गर्लफ्रेंड है। तो इस हद तक मेरा लाहौर के साथ एक एसोसिएशन है। शायद बनारस के साथ आप लोगों का होगा। हर बंदा अपने शहर से एक ख़ास उस मिट्टी से जो है ना, वो उनसियत रखता है, एसोसिएशन। और मैं कहता हूँ, मैं जब एज सून एज आई लैंड ऑन द सॉइल ऑफ लाहौर, लगता नहीं कि मैं कभी यहाँ से गया था। आई वॉज इन अ डीप स्लीप। हालांकि इतना वो लाहौर, मेरे ज़माने का लाहौर मिलियन से कम था, अब 11 मिलियन उसकी पॉपुलेशन है। और शायद लाहौर में लोग, लाहौरी जो पुराने हैं वो कम है, बाहर से लोग आ गए हैं बहुत। जिसने भी अपनी ज़मीनें बेची, वो पैसा बनाया, तो वो लाहौर का रुख करते हैं पंजाब की तरफ, या फिर सिंध के अंदर जाके सब कराची का रुख करते हैं। तो ये दो शहर हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक लाहौरियों के अंदर ये भी है कि हमारे शहर में बाहर के लोग आके बस गए हैं, तो इसकी जो पुरानी रवायतें हैं ना, वो नज़र नहीं आती। और ये एक हद तक सही भी है। लेकिन महल ये रोमांस हर बंदे का होता है कि अपने शहर के साथ, अपने मोहल्ले के साथ, अपने दोस्तों के साथ आपकी जो एसोसिएशंस होती हैं ना, जो बन जाती हैं, दे आर लाइफ लॉन्ग। तो ये है लाहौर के साथ। और फिर पॉलिटिकल हमारी अवेयरनेस भी जो है मार्क्सिज्म की तरफ, एनलाइटनमेंट की तरफ, वो हमारे प्रोफेसर्स ने, प्रोफेसर खालिद महमूद ख़ास तौर पे मुझे याद आते हैं, और इस किस्म के टीचर्स, सजाद नसीर साहब, इन सब से हमने जो सीखा तो आंखें खुल गई कि ये जो मज़हब का जो है ना तंग नज़री, वो उससे बाहर निकल के देखो तो सारी इंसानियत का दुख दर्द एक ही है। जैसे बुद्धा ने कहा है कि वी आर ऑल ए वुंडेड स्पीशीज। तो गुरु नानक ने भी यही कहा है कि दुख जो है ना, ये इंसानियत को एक दूसरे के करीब लाता है। तो यही थोड़ा सा मेरा अपना सोच है। फिर जो सीखा ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट से, उसमें मंटो को पकड़ा पड़ा। कृष्ण चंद्र इज़ माय फेवरेट एक्चुअली। और साहिर लुधियानवी की पोइट्री का मेरे पे एक, वो क्या कहते हैं, जुनून की हद तक असर है। मैंने अपने बड़े बेटे का नाम भी साहिर उसकी याद में रखा है। तो इस किस्म की मेरी एसोसिएशंस हैं। फिर मुझे म्यूज़िक का, गाने का, फिल्मों का भी बड़ा शौक है। उस पर भी मेरी एक किताब आ गई है, प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। और उसमें मेरी आर्गुमेंट है कि अंग्रेज़ जिस भी वजह से यूपी से उर्दू लाए पंजाब में और एजुकेशन उर्दू में हुई, तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में
पंजाबियों के पास ऑलरेडी वो जुबान थी जो सिनेमा में चलती थी, लाहौर में, कलकत्ता में और बॉम्बे में। तो इसलिए आप देखते हैं पृथ्वीराज कपूर, केदार शर्मा, AR कारदार, ये सारे लाहौर बेस्ड लोग ही हैं जो यहाँ पे आके छाए। तो ये मेरी जो पॉलिटिकल रिसर्च है वो है, उससे हट के मेरा जो अपना पैशन है वो भी मैंने आपको बता दिया। और फिर लाइक मोस्ट अदर पीपल, क्रिकेट भी एक वो पैशन रहा है सारी उम्र, तो वो भी मैं फॉलो करता हूँ जहाँ भी हूँ। सो दिस इज मोर पर्सनल। ठीक है जी जी जी। आपने वहां पर हम लोग एक भाई कभी मित्र हैं कुछ लोग, वो वहां पर अभी भी राज कपूर साहब का जो है वहां उनको लेकर के उनकी याद में काफी जलसे वगैरह करते हैं। इस मेरा एक तरीके के जो भी लोग मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर रहे लेकिन लाहौर से रहे, उनको भी लोग रेगुलरली याद करते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी खबरें हम लोगों को बराबर आती हैं। एक और है बिल्कुल भगत सिंह जी। भगत सिंह जो है वो एक आइकॉन है, दोनों देशों के एक आइकॉन है, हम लोगों के फ्रीडम मूवमेंट की एक साझा विरासत जिसे कहते हैं उसके साथ हैं। तो आपने उनको भी आपने पढ़ा है क्या, और उनको किस तरीके से याद करना चाहेंगे आप? देखिए क्योंकि जी, लाहौर की जेल भगत के सिंह अंदर ही उनको जो है 15 जी, जी मैंने फांसी दी गई ये थी। जिन्ना वाली किताब में भी उनका केस जो है पूरा डिस्कस किया है, क्योंकि उसके मुतल्लिक भी खासी मिस्टिफिकेशन, डिस्टॉर्शन कि जी भगत सिंह ने आखिर में वो बाल छोड़ दिए थे, वो सिख मजहब की तरफ आ रहे थे, ये वो। मैंने कहा यार, आखिरी उन पिछले दिनों में उन्होंने लिखी वाई आई एम एन एथिस्ट, तो जो उनकी ऑफिशियल बुक है उसको पढ़ो। इस किस्म की बातें करने का क्या फायदा है? ये हर बंदा मजहब के तौर पे इन चीजों को देखता है। भगत सिंह बिलोंग टू ह्यूमैनिटी एंड नॉट टू एनी पर्टिकुलर फेथ। तो भगत सिंह की जो, मैं तो उनकी जो अर्ली जो डेथ खत्म हो गई, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी समझता हूँ, क्योंकि जो आदमी 23 साल की उम्र में इतना रोशन ख्याल था, अगर उसको मौका मिलता जिंदगी में रहने का तो पता नहीं क्या क्या और चीजें वो हमारे लिए छोड़ जाता लिख के। सो भगत सिंह इज अ हीरो डेफिनेटली, नो डाउट। बड़ी दिलेरी चाहिए कि आप माफी ना मांगे और यू प्रिफर टू बी हैंग्ड देन टू सबमिट टू इंपीरियल रूल। बट उन्होंने आखिर में ये भी खुद, ये अजय कुमार घोष की अगर आप किताब पढ़े जो है, उसमें भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स, उसमें उन्होंने लिखा है कि आखिर में भगत सिंह और उनके जो करीबी दोस्त थे, उन्होंने कहा कि रेवोल्यूशनरी ये जो है वायलेंस, टेररिज्म डजंट हेल्प अगर अवाम आपके साथ ना हो। तो वो उन्होंने माना कि सिर्फ इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी से बात नहीं बनती, अवाम को साथ लेके जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ महात्मा गांधी और उनकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा अवामी थी, क्योंकि राइट और रॉन्ग अवाम को वही लेके आगे आए थे। भगत सिंह अलबत्ता लेफ्ट हिज मार्क फॉर ऑल ऑफ अस। और अब तो मुझे यकीन है, तकरीबन यकीन है कि जो एक चौक है ना, जिसके साथ मैं भी एक ज़माने में जाके खड़ा हूँ कि इसको भगत सिंह चौक कहा जाए, वो बन भी जाएगा। ये हाई कोर्ट में ये पिटीशन चल रही है। सो भगत सिंह इज डेफिनेटली एन आइकॉन, बट आई वुड से कि had he lived longer he would have made enormous contributions. So his death was a tragedy in my opinion. मैं यूं देखता हूँ। जी आप उसी समय पैदा हुए जब देश का पार्टीशन हुआ। जी अमृतसर कुछ किलोमीटर दूर है लाहौर के साथ में। जी जी। और उस समय जरूर आपका एक रिश्ता रहा होगा। तो ये जो एक आर्टिफिशियल बॉर्डर्स जो पैदा किए गए, तो जब आपने होश संभाला, जब पढ़ाई लिखाई शुरू की, तब आपको किस समय इस बात का इल्हाम हुआ कि भाई ये जो कुछ हुआ है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था? या आपने उसके बारे में इंटरेस्ट लेना कब से शुरू किया? मतलब कोई वाकया ऐसे हैं जिसके कारण से आपने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, या आपने देखिए एकेडमिक्स में जाने के बाद ही उसमें पार्टीशन के अंदर आपने इंटरेस्ट लेना शुरू किया? नहीं, देखें टेम्पल रोड के ऊपर दो वाक़े हुए हैं। जो एक तो मेरी वालदा जो थी मदर, उन्होंने 12 अगस्त को हमारे टेम्पल रोड के घर से वो बाहर देख रही थी
तो नोट किया कि ये गुंडे जो हैं ना मुजंग के, जहाँ के हम रहने वाले हैं, मुसलमान गुंडे, वो इकट्ठे हुए हैं। तो पता लग गया, उसको तो आग लग रही थी सारे पंजाब के अंदर, और ये लोग जाते थे, आग लगा दी यहाँ, लूट लिया वहाँ, इसी तरह हो रहा था। तो एक सिख मोटरसाइकिल पे आए अच्छे तगड़े, और इन्होंने कोशिश की, गुंडों ने उनको गिराने की, लेकिन उन्होंने गन निकाल के फायर किया तो ये सब डिस्पर्स हो गए, लेकिन ये खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद एक गरीब किस्म के 70 साल के बूढ़े सिख कारपेंटर आए अपनी साइकिल पे। उनको क्या पता कि ये क्या हो रहा है, वो अपने काम पे जा रहे थे। वही ही वो कारपेंटर, तो अपना जो सामान रखा हुआ और दिन का खाना बांधा हुआ, उसको गिरा के वहां पे बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये मेरी पंजाब वाली किताब में मैंने लिखा भी है। तो मेरी मदर की डेथ हुई है 1990 में स्टॉकहोम में। आखिर तक वो कहते रहे कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ था उस बेचारे के साथ जो हुआ है। सो एक तो ये खबर, दूसरा ही हमारे टेम्पल रोड पे, टेम्पल रोड ही नाम पड़ा है क्योंकि छठी पातशाही जो है, वन ऑफ द सिख गुरुद्वाराज वाज देयर, वहाँ पे एक हमला हुआ था और जो सिखों ने वहाँ पनाह ली हुई थी उनको मार दिया गया। तो ये भी बचपन से मैं ये स्टोरी सुनता आ रहा था। साथ साथ कुछ मेरा अपना कुछ एक था कि साइकिल लेके तो मुख्तलिफ इलाकों में जाना लाहौर के, और वहाँ पे सुंदर निवास, भारत निवास घरों के बाहर लिखा होता था। एंड आई यूज्ड टू वंडर, यार ये कौन लोग थे जो यहाँ कभी रहते होंगे और ये कहाँ गए। सो मेरी कुछ इस किस्म की शुरू से एक था कि यार समथिंग रॉन्ग हैपन टू लाहौर, दिस इज नॉट द सेम लाहौर। और हमारे वहाँ जो लोग थे जो उस जमाने में, वो सब कहते थे कि यहाँ के हिंदू सिख जो हैं बड़े भला मानस थे, शरीफ लोग थे। ठीक है, वो कारोबार के अंदर आप दूध लेने जाए तो वो कहता था पैसे यहाँ रख दो, हाथ में नहीं था लेता। वो एक चीज हर्ट भी करती थी मुसलमानों को, बट आई थिंक इन ऑल अदर वेज दे थॉट कि बस ये अल्लाह ने इस किस्म के रूल्स बना दिए तो चलो ठीक है, ये शायद दुनिया यूं ही है। बट देयर वर फ्रेंडशिप, सारा कुछ था। फिर जब मैं प्रोग्रेसिव दोस्तों में बैठा तो मंटो की जो पार्टीशन पे टोबा टेक सिंह और स्याह हाशिए, कृष्ण चंद्र की अपना पेशावर एक्सप्रेस और कई और अफसाने जो लाहौर के ऊपर बेस्ड है। रामानंद सागर का एक बहुत बड़ा नॉवल है जो कभी पढ़ना चाहिए, और इंसान मर गया। ये बाद में तो उन्होंने रामायण बनाई और वो सो, लेकिन ये सब लाहौर के गए हुए लोग ही हैं। तो पार्टीशन, आई ग्रू अप विद द पार्टीशन स्टोरीज। और ये मुझे हमेशा था कि यार somebody has to tell the story of the पंजाबीज, क्योंकि सारा कत्लेआम तो यहाँ पंजाब में हुआ है। तो यूगोस्लाविया में जब ये हमने देखा ये स्टेट कोलैप्स कर गई है, एट दैट मोमेंट आई थॉट आई शुड राइट ऑन द पार्टीशन ऑफ पंजाब। तो मैंने फिर अप्लाई किया और मुझे ग्रांट मिल गई, और उसके बाद फिर ये सब चीज़ें जो हैं, गैरिजन स्टेट की किताब आई, फिर जिना साहब पे किताब आई, और भी मेरी कई किताबें हैं, लेकिन ये 3-4 किताबें ज़्यादा लोगों की नोटिस में आई। जी, पार्टीशन को लेकर के पूरी दुनिया में ये माना जाता है, आप तो उसके जानकार हैं, कि सबसे ज्यादा जो मतलब कत्ल हुए या जिस तरीके से आगजनी हुई या संपत्ति को नष्ट किया गया, ये पार्टीशन के समय हुआ। उसकी सही संख्या की जानकारी आज तक जो है प्रामाणिक कोई बताई नहीं जाती है, जानी नहीं जाती है। अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने बताते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि पार्टीशन से कोई सबक भारत पाकिस्तान ने लिया क्या, या दुनिया ने सबक लिया क्या? क्योंकि उसके बाद भी पार्टीशंस होते रहे, और आपको मालूम ही है कि मतलब भारत ने भी खुद जो है, बांग्लादेश जो है एक तरीके से वो पाकिस्तान का ही पार्टीशन था। तो पार्टीशन लगातार होते रहे, पूरी दुनिया के अंदर होते रहे। तो क्या 47 से कुछ सबक दुनिया ने या भारत और पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखा? इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं?
नहीं जी, अगर सबक सीखा होता तो ये एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते कि ये जो हो गया सो हो गया, अब ये हम दोबारा नहीं करेंगे। इन्होंने तो उससे यही सबक लिया कि ये जो नफरत है उसको फिर दोनों स्टेट्स के अंदर उसका असर हुआ ज़्यादा पाकिस्तान में। इंडिया ने तो शुरू में कोशिश भी की कि अच्छे रिलेशंस कायम हो, लेकिन वो हो नहीं सके। हाँ जी, शुरू की बात मैं कर रहा हूँ। तो कुछ किसी ने कोई सबक नहीं उससे सीखा, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि पार्टीशन के ऊपर कभी कोई ट्राइब्यूनल नहीं बना जो ये इंक्वायरी करे कि कौन इसके पीछे इन्वॉल्व थे, किन 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 लोगों ने क्या क्या क्राइम्स कमिट किए हैं। एक वजह हो सकती है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और हॉलोकॉस्ट हुआ था, तो सारा यूरोप का और वेस्ट की जो अटेंशन है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के विक्टिम्स के ऊपर थी। और ये क्योंकि उसके करीब ही हुआ और अंग्रेज तो बादशाह, उन्होंने इसके ऊपर कोई बात ही नहीं होने दी, रिसर्च ही नहीं कभी होने दी। और हमारे अपने लोगों ने भी रिसर्च बहुत देर से शुरू की इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन आप अगर मेरी पंजाब वाली किताब पढ़ें और ये जिना वाली किताब पढ़ें तो ये आपने कहा ना कि आज तक ये मिस्ट्रीज हैं, आई थिंक आई हैव सॉल्व द मेजर मिस्ट्रीज। कोई माइनर मिस्ट्रीज होंगी तो वो भी सॉल्व हो जाएंगी। आई हैव गिवन द रीजंस, किसने क्या किया, अंग्रेज का क्या रोल था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इनका क्या रोल था वाइल स्टडिंग जिना, और वो पूरा मैंने रिलेशंस दिखाए हैं। एंड आई वुड से दैट पार्टीशन की डिमांड वैसे तो 1857 से दोनों तरफ से हो रही थी, लेकिन ये सीरियसली 1930s में ये इशू निकला आगे, और उसकी बैकग्राउंड है 1900। एक मिनट, ये किसी का फोन जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है पार्टीशन के गुनाहगार के तौर पर किन लोगों को आप मानते हैं? Who आप are the मुझे real देख रहे हैं? culprits? जी हाँ जी जी, जी, आप दिखाई देख पड़ रहे रहा है, हैं? सब कुछ ठीक है जी, आपकी आवाज भी आ रही है, आप दिखाई भी पड़ रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन। तो मैं बस आपसे ठीक ये है। जानना चाह रहा हूँ कि who are the real culprits of partition? आपकी समझ में कौन है जी जी, गुनाहगार? नहीं जी, गुनाहगार तो बहुत हैं, लेकिन प्राइमरीली मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज़ को जब पिक किया और एक सियासी मूवमेंट का हिस्सा बनाया, तो ये एक इंटेलेक्चुअल्स या आइडियोलॉग्स की बात ना रही, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट की शेप लेके आगे बढ़ी। और पार्टीशन जो है फिर उसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने जो तकरीरें की हैं, और मैंने वो उसकी सारी मेजर तकरीरें अपनी किताब में दे दी हैं जिन्ना में। वह ही सेज के हिंदू और मुसलमान कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, अगर आप इन्हें मजबूर करेंगे तो सिविल वॉर हो जाएगी, और फिर कई धमकियां उन्होंने दी हैं जो सारी मैंने आई कोटेड आउट देयर। सो मोहम्मद अली जिन्ना मेड पार्टीशन हिज मेन ऑब्जेक्टिव, और उसके लिए 22 मार्च 1940 के बाद नॉट इवन फॉर वन मोमेंट डिड ही डिविएट फ्रॉम इट, उसी के लिए लगे रहे। उनकी किस्मत इस तरह खुल गई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई तो कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेज़ों की मदद करने से इनकार कर दिया, और फिर ब्रिटिश ने जिन्ना साहब को प्रमोट किया। और मैंने कोट किया जिन्ना साहब को खुद कहते हुए कि अनटिल नाउ इट वाज मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी, नाउ दे आर अप्रोचिंग मी, कि मुझे अब कह रहे हैं कि आप आगे आए। और लॉर्ड लिनलिथगो जो वाइसरॉय थे, उन्होंने कहा था कि आई हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट in promoting Mr. Jinnah, because had the Indian National Congress and Muslim League joined hands, maybe we could not have held on to India. तो अंग्रेज़ों को उस ज़माने में सोल्जर्स रिक्रूट करवाने थे, और जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग ने उसमें उनकी पूरी मदद की। और उसके बाद जाहिर है ब्रिटिश जो थी ऑफिशियलडम, उसमें जिन्ना की और मुस्लिम लीगों के लिए एक सिंपैथी थी और कांग्रेस के लिए नफरत थी। और फिर ये नफरत और भी मजबूत हो गई जब क्विट इंडिया मूवमेंट की कॉल दी, जिसकी वजह से फिर सारे कांग्रेस के लीडर जून 1945 तक तकरीबन सारे जो हैं वो जेल के अंदर रहे। इस दौरान
जिन्ना साहब had a free hand to go around and preaching his partition, और अंग्रेज़ों को फिर बाद में उनकी मिलिट्री ने रिकमेंड किया कि देखो ये नेहरू और इसके इर्द गिर्द जितने लेफ्टिस्ट हैं ये हो सकता है प्रो सोवियत हों या, और उधर सुभाष चंद्र बोस का भी इन्फ्लुएंस था, या ये प्रो जापानीज हों, तो वी नीड टू क्रिएट ए फ्रंट लाइन स्टेट जो कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए एक रोल प्ले करे, और वो होगा पाकिस्तान। और 12 मई 1947 को मैंने मेमोरेंडम ब्रिटिश आर्मी का किताब अपनी में दी है, जो उनके अपने पेपर्स में से मैंने लिया है, where they clearly say कि अगर पार्टीशन होती है तो जिन्ना साहब has showed an interest in joining the Commonwealth, whereas India may decide to remain independent and sovereign। ये उनके अल्फाज हैं। तो इसलिए हम पाकिस्तान बनाएं और इसको फिर तैयार करें कि वो कम्युनिज्म को रोकने के लिए वो रोल प्ले करे। लेकिन हुआ ये कि अंग्रेज़ों की अपनी जो थी ना इंपीरियल एम्बिशंस वो ज़ीरो हो गई, और राइजिंग पावर अमेरिका जो है वो बनी। तो फिर पाकिस्तान बनने से पहले जिन्ना साहब ने अमेरिकन्स को सिग्नल्स भेजे कि हमें आप अपना लें, हम आपकी फ्रंट लाइन स्टेट होंगे ना, जो साउथ एशिया में भी आपकी खिदमत करेंगे और मिडल ईस्ट में भी, क्योंकि हमारा रिश्ता है उनके साथ मजहबी, और आपकी जो ऑयल की इंटरेस्ट है उसके लिए हम तैयार हैं आपकी खिदमत करने के लिए। तो इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड नाउ। मेरी जो आज टॉक है गैरिजन स्टेट किताब, उसमें ये सारा एविडेंस मैंने दी है। तो आई वुड से दैट जिन्ना डिमांडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बट ही वांटेड कि पूरा पंजाब और बंगाल उन्हें मिले, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस है, जो कि इलॉजिकल बात थी। सिखों ने देखें 23-24 मार्च 1940 को ये लाहौर रेजोल्यूशन जो अब मशहूर हो गया है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ, तो एक हफ्ते के बाद सिख लीडर जो थे, सर क्या नाम था उनका, सर सुंदर सिंह मजीठिया, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान और मुस्लिम लीग हिंदुस्तान को अपना घर नहीं समझते तो हम इस पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं रहेंगे, और पंजाब के वो इलाके जिसमें हिंदू और सिख मेजॉरिटी में है, या तो वो एक सिख स्टेट बनाई जाए या वो इंडिया को दिया जाए। वो इसी तरह हिंदू महासभा ने ये कहा कि अगर इंडिया की पार्टीशन मजहब की बुनियाद पे होती है तो हम फिर बंगाल की भी पार्टीशन करवाएंगे। अच्छा, इसके होते हुए पंजाब में सर खिजर यार टिवाना, जो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, जो एक इंटर कम्युनल पार्टी थी जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सारे थे, मगर मुस्लिम लीग ने उनसे सारी वो फ्यूडल लॉर्ड उनसे छीन लिए थे इलेक्शन के दौरान 45-46 के। उन्होंने प्रपोज किया था कि पंजाब को डिवाइड ना करें, इसे एक थर्ड डोमिनियन बना दें। इसी तरह बंगाल में एक डिमांड थी वो सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई और सोहरवर्दी की, टू हैव अ ग्रेटर बंगाल अनडिवाइडेड। लेकिन अंग्रेज़ों ने जाते हुए एक हिंदुस्तान बनाया और एक पाकिस्तान बनाया, और प्रिंसली स्टेट्स का प्रॉब्लम उन्होंने शरारत के तौर पे छोड़ दिया, जो बाद में जिस तरह रिजॉल्व हुआ वो आप भी जानते हैं कि इंडियन पॉलिसी थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स विद इन इंडियन टेरिटरी हैं उनको मर्ज किया जाए, और वो सरदार पटेल की उन्होंने कामयाबी से किया। हैदराबाद में अलबत्ता पुलिस एक्शन या आर्मी एक्शन होना किया गया, इस तरह कश्मीर में जंग हुई। सो पाकिस्तान ने वहाँ पे भी एक मसलन जूनागढ़ के नवाब का जो है डिसीजन टू ज्वाइन पाकिस्तान, हालांकि जूनागढ़ कोई 200 किलोमीटर था इंडियन टेरिटरी में, वो एक्सेप्ट कर लिया। तो ये इस किस्म की चीजें। प्रोफेसर साहब, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं केवल, क्योंकि और हमारे दोनों साथी वो सवाल करेंगे, मैं केवल एक सवाल आपसे ये कि टू नेशन थ्योरी के ऊपर जो है भारत पाकिस्तान का डिवीजन हुआ जी, हाउ डू यू विजुअलाइज इट? अब आप क्या सोचते हैं कि क्या इट हैज फेल्ड? टू नेशन थ्योरी जो है क्या वो फेल हो गई? क्या मजहब के आधार पर, क्योंकि तमाम सारे लोग आज भी इस देश के अंदर मजहब के आधार पर राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये थ्योरी कि धर्म के आधार पर एक राज्य स्थापित हो, स्टेट स्थापित हो, इट हैज फेल्ड और इट कैन वर्क?
मतलब what do you conclude out of the experiment of Pakistan after नहीं, 76 years of partition? जी, पाकिस्तान में तो ये एक टोटल फेलियर हुआ है ना, एक मजहब के नाम पे स्टेट बनाना। उसके 1971 में तो बांग्लादेश अलग हो गया, तो टू नेशन थ्योरी का जो टेनुअस नेचर था वो ही जाहिर हो गया। और फिर जो पाकिस्तान रह गया उसके अंदर ना ये जमहूरियत ला सके, ना इन्होंने कोई इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी दिखाई जो हिंदुस्तान से बेहतर होती। पाकिस्तान के मुसलमान ज़्यादा गरीब हैं मैं समझता हूँ बजाय हिंदुस्तान के अवाम से। हिंदुस्तान में तो मैंने देखा पिछले 20-30 साल से ये इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल नज़र आती है, विच इज़ नॉट द केस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान में 60s में ज़रा कुछ साल के लिए ठीक था, उसके बाद नीचे को गया वो सारा कुछ। तो टू नेशन थ्योरी या मज़हब के नाम पे एक और स्टेट बनी थी इज़राइल, उसकी हरकतें आपके सामने ही हैं। जेनोसाइड वो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वेस्ट के वो प्यारे हैं तो एक और तरीका है वहाँ पे। और ईरान एक भी अपना मज़हब के नाम पे स्टेट है, और वहाँ पे अभी आपने देखा है एक लड़की के वो उसने कोई चादर नहीं थी पहनी हुई तो उसको मार भी दिया इन्होंने। वहाँ पे भी बहुत नफरत है इस किस्म की स्टेट के लिए। तो अगर इन चीज़ों को याद रखें और फिर भी आप इंडिया के अंदर एक हिंदू राष्ट्र बनाएं, तो आई वुड very strongly warn you that the consequences could be very similar to what has happened elsewhere in the world. But ये आप लोगों की अपनी चॉइस है भाई, आपके पास डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में तो फिर यही होता है जो मेजॉरिटी कहे वही चीज़ें अमल में आती हैं। ये एक लिमिटेशन भी है पॉपुलर वोट की। तो क्या, बट इफ आई वर टू एडवाइज इंडिया आई वुड से यू हैव एन एक्सीलेंट कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हर वो चीज़ है जिसको अगर आप सीरियसली लें तो आप अपने एक ऑल राउंड प्रोग्रेस कर सकते हैं, जिसमें हर किस्म के लोगों का जो है ना इक्वल राइट है, इक्वल शेयर है। इसको डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दैट्स एन एडवाइस आई कैन गिव ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अराउंड मी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर दीपक मलिक जी, आप you can ask questions and continue this dialogue or sort of interview for personality of the week। हमारा सप्ताह के व्यक्तित्व का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए मैं आग्रह करूंगा प्रोफेसर दिलीप मलिक जी से, जो कि देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं, जो है मार्क्सिस्ट भी हैं, गांधीवादी भी हैं, तो उनका बड़ा ख्याति वाला नाम है पूरे देश के अंदर। मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को वो आगे बढ़ाएं। आपका यू हैव टू अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट कीजिए प्रोफेसर साहब। जी बोले। अनम्यूट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, आ रहा है आवाज। आई आवाज। नहीं, आप डबल क्लिक कर रहे हैं ना, आप सिंगल क्लिक करिए। आप 2 बार दबाएंगे तो। हेलो, चलिए मैं तिवारी जी से कहूंगा कि वो कंटिन्यू करेंगे। तिवारी जी। जी सर। सर हम देखते हैं कि यह जो ये पार्टीशन का दंश है, पार्टीशन का दर्द हम दोनों ही देशों के लोगों को बहुत ही पीड़ा पहुंचाता है, पीड़ादायक है, कष्ट देता है, हार्म है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जब ये पाकिस्तान के लोग भारत आते हैं, भारत के लोग पाकिस्तान आते हैं, तो आम आदमी के बीच में कहीं कोई वैमनस्य नहीं है, कहीं कोई शत्रुता नहीं है, कहीं कोई एनिमिटी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं सियासत के कारण जैसे भी हो, पूरी एकदम दीवार तनी रहती है और एकदम आमने सामने अपना लड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि हमारे यहाँ वो उग्रवादी भेज दिया, उनके यहाँ ये कर दिए। तो इस सब के पीछे आप क्या देखते हैं कि इसका समाधान कैसे हो सकता है? ये देखें, अगर आपने कभी जाके देखा ना वाघा अटारी के ऊपर जो फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी है,
वो वैसे तो लोग ताड़ियां मार रहे होते हैं, नारे मार रहे होते हैं, फॉर मी दैट इज ग्रोटेस्क। वो इतनी एक बेहुदा सेरेमनी है जिसमें दोनों तरफ वो जो किक मारते हैं ना सोल्जर्स, मुझे लगता है बेचारों की बाद में स्पाइनल कॉर्ड को जरूर नुकसान पहुंचता होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। फॉर मी दैट इज द अल्टीमेट एब्सर्डिटी, कि आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये दीवार अब बन चुकी है और ये गिर नहीं सकती। अगर आप दोनों को ये यकीन है तो आपको ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? व्हाई नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड? मुझे लगता है कि दोनों तरफ ये एहसास है कि अगर लोगों को मिलने दिया जाए तो ये सारे जो है ना एक दूसरे के खिलाफ कंस्पिरेसीज, ग्रैंड कंस्पिरेसी थियरीज, वो दे वोंट होल्ड वाटर। क्योंकि जब जब पाकिस्तानी और इंडियन मिले हैं क्रिकेट मैचेस पे या किसी उस पे, तो एकदम दोस्तियां हो गई और वो आज तक चल रही हैं। सो जहाँ तक लोगों तक का है, और मैं क्योंकि सारी दुनिया में फिरा हूँ, तो जहाँ इंडियन पाकिस्तानी कहीं बाहर मिल जाएं तो वो हमेशा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, बड़ी आसानी से मदद कर देते हैं एक दूसरे की। मेरे एक दोस्त हैं प्रोफेसर झा, अब पता नहीं वो पूना यूनिवर्सिटी में रिटायर ना हो गए हों, तो वो कहते हैं एक दफ़ा मैं जर्मनी में था तो शाम बहुत लेट हो गई एंड आई डिडंट नो वेयर टू गो, कोई होटल भी मैंने नहीं था बुक किया हुआ, तो जस्ट मेट अ पाकिस्तानी, वो उन्हें घर ले गया, रखा, अगले दिन उनको पूरा फिर जो पहुंचाया एंड विदाउट एनी पॉलिटिकल बात बूत किए, यही कि भी ये अपने इलाके के बंदे हैं, उन्होंने पूछा भी नहीं, तो उनका जी मैं इंडिया से हूँ, उनका कोई बात नहीं आप मेरे साथ आ जाए। तो ये एक केस नहीं है, मैं आपको अपना 1978 में मैं लंदन, हमारे इलाके के कुछ दोस्त थे जिनकी वहाँ पे कारोबार था, तो मैं उनके घर ठहरा हुआ था, उनकी बेगमात पाकिस्तान में थी, ये लड़के वहाँ रहते थे, तो मेरी किताब का वो ये क्या कहते हैं शर्ट का एक बटन टूट गया, मैंने कहा जी इसका क्या करें, तो उनका गाली कोई नहीं, नो इशू। वो गए और 5 मिनट में उन्होंने कहा कि ये, मैंने कहा ये कहाँ से आपने करवाया है? उन्होंने कहा ये साथ हमारे शर्मा जी रहते हैं जलंधर से, तो उनकी जो वाइफ है वो मेरी बहन बनी हुई है, तो उन्होंने बना दिया। तो ये तो हर वक्त हो रहा होता है। बीच में जाहिर है अब ये जो डियास्पोरा के अंदर लॉबीज भी बन गई हैं जिनका काम है मतलब ये मैं एक दो ये क्या कहते हैं उसमें ट्विटर टॉक्स में मैं गया, वहां पे वो बिल्कुल एक जानवरों की तरह पढ़ते हैं आपको, नफरत के तरह से। ये वो लॉबीज भी हैं जिनका काम यही है कि सारे पाकिस्तानियों को, सारे मुसलमानों को ईवल और ये दिखाया जाए, एंड वाइसी वर्सा इधर वो वाली लॉबी है। तो लेकिन ये लॉबीज जो हैं जो अवाम के अंदर जज्बात हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करती, ये पॉलिटिकल एजेंडा जो है उनके फॉलोअर्स हैं। आई एम वेरी कन्विंस्ड अबाउट इट एंड आई एम नॉट रोमांटिक इन एनी वे। मेरी सारी रिसर्च जो है वो ग्राउंडेड इन फैक्ट्स होती है एंड दिस इज अनदर एक्सपीरियंस। अब मैं जब से इंडिया आया हूँ तो इतने जो मुझे कहते हैं कि तुम कैसे आ गए, ये इसको कौन किसने आने दिया, मेरे सामने तो आके कोई नहीं मुझे कह रहा यहाँ पे। तो ये एक मतलब इस किस्म की वो लॉबीज हैं जिनका काम है एक दूसरे को हर्ट करना। लेकिन एक दिन ये खत्म होगा क्योंकि ये इतना अननेचुरल और मैं समझता हूँ अनसस्टेनेबल है। आने वाले वक्त में ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये ऐसी मजबूरियां हो जाएंगी कि इस पूरे इलाके को दोबारा मिलके इनको हैंडल करना पड़ेगा, वरना सबकी तबाही है इसके अंदर। लीजिए प्रोफेसर दीपक मलिक जी। शुक्रिया। इश्तियाक साहब ने अभी तक जो बातचीत हम लोगों के सामने रखी उसमें लगभग सारे सवालात आ गए हैं, लेकिन अभी ताजा ताजा आपने डायस्पोरा का जिक्र किया। जी। डायस्पोरा के जो हिंदू और मुसलमान जो लोग हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, हमें उनसे बड़ी दिक्कत होती है। ख़ास तौर से
उसमें आजकल एक पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो दोनों तरफ चलने लगा है, और वो एक जो नेचुरल जो डिस्टेंस, जो नेचुरल जो एक दोस्ती बन सकती है, एक रिश्ता बन सकता है, उसके खिलाफ वो चलती है। बेशक। तो जी, तो वो ये जो डायस्पोरा है, इस ये इतना ज्यादा अननेचुरल है इन सम। पंजाब का अगर हम केस ले लें, जी पाकिस्तान जो है वो पूरे तौर से यूरोप में और अमेरिका में बसे हुए डायस्पोरा के सिखों ने कुछ कुछ भी उसमें भी सारे सिखों ने नहीं किया, कुछ सिखों ने किया, और उसका नतीजा हुआ कि खालिस्तान का मूवमेंट चला। लेकिन पंजाब में आज चुनाव हो रहे हैं, पंजाब में करीब करीब पिछले से वहां पर अमन है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, एक इतना कटे हुए हैं ये मुल्क के भीतर से, मुल्क के अपनी सियासत से, मुल्क के अपने जिसे कहते हैं तमीज कहा जाए, या उसके वातावरण से, उसके एटमॉस्फेयर से, कि ये अपनी जिसको ढोलक बजाते रहते हैं वहां बाहर, और उससे नुकसान तो होता है, क्योंकि नुकसान होना ही है, और उसका इस्तेमाल बहुत बाहर की ताकत। हम समझते हैं कि ये एक फैक्टर है, जिस फैक्टर को हम लोगों को टैकल करना चाहिए। और आपकी बात बहुत सही है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से तबाही मचेगी दुनिया में दूसरे वजहों से, उस तबाही को सामना करने के लिए सबको फिर से इकट्ठा होना होगा। जी, आपने ये डियास्पोरा, तो ये तो एक पूरी, इस पे तो बड़ा लिटरेचर है, इट्स कॉल्ड डियास्पोरा सिंड्रोम। डियास्पोरा सिंड्रोम का मतलब ये है कि लोग जाके बस कहीं जाते हैं, उस लोकल सोसाइटी में वो कोई अपने रूट्स नहीं बनाते, ना इमोशनल ना कुछ, दुकान खोली, वहाँ पे सामान बेचा और वापस आके टेलीविजन पे वो दोबारा तेलुगु या पंजाब के या उसके प्रोग्राम देखने शुरू कर दिए। और उसकी ये जो है ना एलियनेशन, जिस मुआशरे में रह रहे हैं उससे, इस एलियनेशन को फिर कैश कराते हैं इस किस्म के, वो खालिस्तानी हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं। और वेस्ट के अंदर जो अब है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वो उसका अब्यूज जो है वो ये सारे लोग बड़ा अच्छा जानते हैं कि हाउ टू यूज द इशू ऑफ फ्रीडम टू प्रीच एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज। और जब तक वेस्ट को वो खुद हर्ट ना करें, दे डोंट माइंड, उनके लिए ये एंटरटेनमेंट होती है। वेस्ट का एटीट्यूड बड़ा अजीब किस्म का मैंने देखा है। जब तक 9/11 नहीं हुआ, टेररिज्म के खिलाफ उन्होंने कभी कोई एक्टिविटी नहीं की, और जब टेररिज्म हो गया तो उसी जद में जो मुसलमान नहीं थे भी इन्वॉल्व, यानी सदाम हुसैन पे और आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन वो दूर से भी फंडामेंटलिस्ट नहीं था, उसने तो दबाए हुए थे ये सारे, उसको तबाह कर दिया, लिबिया को तबाह कर दिया। हाँ जी, ये सारी, और इजराइल की मदद करते हुए और इलाके वहाँ पे वो बनवा दिए, ये जो कहते हैं सेटलमेंट्स। तो वेस्ट का तो एटीट्यूड ये है कि जब तक इनको खुद यू डोंट हर्ट देम, दे डोंट माइंड के इंडिया को पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान को इंडिया क्या कर रहा है, एंड दे ड्रॉ सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज ओवर इट, के अल्टीमेटली ये आएंगे हमारे पास ही किसी ना किसी तरीके से वो आर्बिट्रेशन कराने के लिए या टेंशन कम करने के लिए। तो दिस ड्रामा कीप्स ऑन गोइंग ऑन। और ये खालिस्तान पे मेरी तो खैर एक किताब है, स्टेट नेशन एंड एथनिसिटी इन कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, बड़ी मोटी किताब है, वो कभी मौका मिले तो आप लोग देखें। उसमें मैंने इंडिया के अंदर जो 70s और 80s में खालिस्तान मूवमेंट और कश्मीर मूवमेंट, पाकिस्तान के अंदर सिंधु देश वर्सेस मुहाजिर, श्रीलंका में तमिल वर्सेस तेलुगु वो सेनलीज, और बंगाल के अंदर चकमा हिल ट्राइब्स वर्सेस द बंगालीज ऑफ द प्लेन्स, इनकी सारों की मेरी एक कंपैरेटिव स्टडी। और मेरी आर्गुमेंट है कि मॉडर्न स्टेट जो है वो इतनी मजबूत है कि इंटरनल सबवर्शन वो हमेशा क्रश कर सकती है। यू कैन ट्राई एज मच एज यू कैन, द ओनली थिंग इज कि अगर कोई सुपर पावर या कोई बहुत वो उनकी मदद को आ जाए तो किसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कामयाबी भी मिल सकती है।
और देखें तेलुगु ये तमिल मूवमेंट को जब क्रश करने आए तो इजीली हो गया। इसी तरह खालिस्तान मूवमेंट जो है, आई हैव बीन टू ईस्ट पंजाब, और फिर मैं अब जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई मुझे नहीं मिले उसके हक में लोग, वो सब तंग आए हुए हैं इनसे। और इसी तरह ये जो कश्मीरी मूवमेंट है, मैंने कहा यार लाइन ऑफ कंट्रोल इज द हिस्टोरिकली डिटर्मिन्ड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जिस दिन ये दोनों मान लेंगे, ये दोनों चैन में भी आ जाएंगे। और इंडियन दोस्तों को मैंने कहा है कि आप अपनी हिम्मत करें और चाइना के साथ अपना बॉर्डर जो है ना वो वर्कआउट कर लें। एज सून एज ये बॉर्डर्स आपके डिफाइन हो जाएं तो ये जो है ना इनसिक्योरिटी बड़े मुल्कों की भी वो भी ख़त्म हो सकती है, चाइना की भी हो सकती है और इंडिया की भी हो सकती है। और अगर इंडिया और चाइना की हो जाए तो पाकिस्तान का जो मसला है वो अपने आप ही हल हो सकता है। सो आई हैव मेनी सच आइडियाज विच आई हैव फ्लोटेड व्हाइल गोइंग अराउंड इधर उधर। और ये डियास्पोरा वाला तो आई मीन these people live in a make believe world, इनके पास कोई कुवत नहीं है वैसे। अच्छा सर, आपने भी जिक्र किया खेलों का और खास करके क्रिकेट का। तो खेल तो दो दिलों को जोड़ता है, दो देशों को जोड़ता है, और पूरी एक स्पिरिट जिसे कहते हैं, उसके चलते बड़ा अच्छा माहौल बनता है। लेकिन हम अक्सर देखे हैं कि जब भी क्रिकेट की खेल होती है और खास करके भारत पाकिस्तान के बीच जब खेल होता है तो बिल्कुल लगता है जैसे बिल्कुल सीमा पर युद्ध छिड़ गया है, और दोनों देशों के लोग और अपने देश में भी एक तरीके से पूरी पूरी दो टीम बन जाती है, और जिस जिजीविषा के साथ लोग उससे लड़ना शुरू करते हैं। तो क्या भारत पाकिस्तान का एकीकरण अगर हो जाए और ये टीम भी अगर हो जाए तो हमको तो ऐसा लगता है कि ये पूरे ये दुनिया में इनसे कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, चाहे क्रिकेट का मैदान हो और चाहे ये राजनीति का मैदान हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मैदान हो। ठीक है, अगर सारी दुनिया में क्रिकेट हमेशा के लिए जीतनी है तो इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती करा दें या इनको एक मुल्क बना दें, लेकिन ये क्रिकेट के लिए कोई नहीं करेगा भाई। काश लोग इस तरह सोचते। जो वेस्टेड इंटरेस्ट बन चुके हैं ना इन दो मुल्कों की टेंशन को मेंटेन करने के लिए, उनमें से बहुत बहुत फायदा है। खासतौर पे पाकिस्तान में तो वी नो इट फॉर अ फैक्ट कि वो सारी एक्सपेंडिचर जो है ना हेल्थ पे कोई खर्च होता है ना एजुकेशन पे होता है। हमारे एक मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि 28 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल एंड वी कैन ऐड अनदर 20 मिलियन, आई थिंक वो उन्होंने बहुत कम फिगर दी है। सो 40 मिलियन अगर बच्चे आप स्कूल नहीं भेज सकते तो ये क्या मुआशरा है। इंडिया के अंदर भी अभी मैंने देखा कि ऑल्दो इन द लास्ट 20 इयर्स गुर्बत खासी कम हुई है, बट स्टिल अभी भी एक टाइम लगेगा कि यहाँ पे एक जस्टिस जो है हर एक के लिए मुमकिन हो सके। तो क्रिकेट में जो दुश्मनियाँ हैं वो दिखावे की हैं। ये सारे प्लेयर एक दूसरे के दोस्त भी हैं साथ साथ, और अक्सर मैंने उनको बड़ी एक दूसरे के मुतालिक पॉजिटिव बातें करते देखा है। लेकिन अब जंग तो होने से रही, हाँ जी, तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो क्रिकेट मैच हो जाता है। तो चलें ठीक है, अगर पाकिस्तान और इंडिया जंग क्रिकेट खेल के करते हैं तो आई डोंट माइंड इट, लेकिन एक्चुअल जंग से अगर ये दूर रहें तो दैट इज द गुड पॉइंट। अक्सर ऐसा अक्सर देखा जाता है और कहा जाता है कि टू नेशन थ्योरी पर भारत का विभाजन हुआ। तो पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसके पीछे कौन सा सिद्धांत था, या आने वाले दिनों में जो चीजें दिखाई पड़ रही है कि अगर पाकिस्तान का विभाजन होगा तो उसके पीछे कौन सा आधार होगा? देखिए, बंगालियों के साथ वेस्ट पाकिस्तानियों ने जो सलूक किया है वो इस सुतेली माँ वाला था। सारी इनकम जूट की जो आती थी वहाँ से वो वेस्ट पाकिस्तान में रह जाती थी और उनको कुछ नहीं था मिलता। उनकी ब्यूरोक्रेसी में कम रिप्रेजेंटेशन थी, आर्मी में तो बिल्कुल ही नाम की थी। और उनकी ज़ुबान के ऊपर भी जिन्ना साहब ने पाबंदी लगा दी जाके, आई थिंक 21 मार्च को कहा ढाका में कि आई टेल यू द सोल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान विल बी उर्दू एंड ओनली उर्दू।
तो तब से वो उन्होंने सोचा कि यार ये हद हो गई, मेजॉरिटी 55 हम हैं और हमें उन्होंने साइडलाइन कर दिया। जो पहली कैबिनेट बनी उसके अंदर भी 1 मिनट ज़रा, असल में 10 बजे मैंने किसी और से किया था, तो somebody is at the door, अगर आप मुझे मौका दें मैं उससे बात कर लूं, ठीक है? हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं आप? 8 मिनट का समय सर हमारे पास और बचा हुआ है। अच्छा, मैं अब गेट के ऊपर कोई वो आया हुआ है क्योंकि 10 बजे का टाइम दिया था, तो ठीक, कोई बात नहीं, आप मैं जरा 1 मिनट। अब बात कीजिए। अच्छा, प्रोफेसर दीपक मलिक सर, ये जिस तरीके से प्रोफेसर इश्तियाक साहब दुनिया के पैमाने पर साउथ एशियन स्टडीज को लेकर के और दक्षिण एशिया के संबंधों को लेकर के और खास करके उसमें भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर के इनकी जो दो टूक राय है उस पर तमाम विवाद भी लोग करते हैं और अनावश्यक विवाद लोग अपना लोग करते हैं और इनकी अनुपस्थिति में लोग विवाद करते हैं। तो इनके सामने कोई वो बात ये नहीं। जी सर। हाँ जी, मैं हाजिर, बोल बात कीजिए। बात ये है कि दोनों, मैंने पाकिस्तान में भी जो यहाँ आपसे बातें करता हूँ वहीं खड़े होके यही बातें की हैं। तो मेरी बातें अब इतनी है कि मैं अगर चाहूँ भी तो इनसे विड्रॉ नहीं कर सकता, बट ऑनेस्टली वट एवर आई से आई बिलीव इन इट। तो ये एक है कि पाकिस्तान इंडिया की जिस दिन ताल्लुक नॉर्मल हो जाएंगे, द मेन बेनिफिशियरी विल बी पाकिस्तान। इंडिया कैन डू विदाउट पाकिस्तान, बट पाकिस्तान कांट डू विदाउट इंडिया, इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि बाकी सारे रास्ते पाकिस्तान के बंद हो गए हैं। तो अगर कोई अकल इस्तेमाल करे और विजडम इस्तेमाल करे तो दे कैन स्टार्ट विथ, ये सिर्फ ट्रेड जो है इंडिया के साथ खोल दें और कंज्यूमर को रिलीफ मिल जाएगी। 4 गुना ज़्यादा कीमतें हैं उन चीज़ों की जो आसानी से ये वाघा अटारी से आ सकती हैं। तो ये प्रैक्टिकल तरीके हैं आगे बढ़ने के। लॉन्ग टर्म इंडिया पाकिस्तान का इशू जो है कश्मीर का, वो लाइन ऑफ कंट्रोल को, इंटरनेशनल बॉर्डर, इमीडिएटली स्टार्ट ट्रेड विथ इंडिया, दैट्स व्हाट आई से। और मुझे पाकिस्तान से बड़ी सपोर्ट भी आती है बाय द वे, ठीक है, ऑफिशियली जो भी है, लेकिन कई लोग मेरी बात मानते हैं वहां पे भी। जी प्रोफेसर मलिक, आपका कोई सवाल? इश्तियाक साहब ने सब क्या नहीं रहता है, चाहेंगे कि ये जो है आपकी आवाज कट रही है प्रोफेसर साहब। ये अब नहीं, आपकी आवाज डिस्टर्ब है प्रोफेसर मलिक। तो एक चीज तो यह है कि प्रोफेसर इश्तियाक साहब के बातों से साफ है कि प्रेम और शांति ही विकास और पूरी मानवता के विकास के लिए, पूरी मानवता के उत्थान के लिए शांति जरूरी है। और शांति न स्थापित हो, शांति हो जाएगी तो धंधेबाजों का ये जो बिजनेसमैन है वो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनके शॉप बंद हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसी शक्तियां बार बार प्रयास करती हैं हमारे बीच द्वंद्व पैदा करने का, कंट्रडिक्शन पैदा करने का, कि हम आपस में लड़ते रहे। तो ऐसी हालत में क्या पाकिस्तान के लोग या पूरे ये साउथ एशिया के सारे देश इन सब बातों को नहीं समझ रहे हैं? इसका निदान करने के लिए क्या सोच सकते हो? देखिए, सार्क चैप्टर जो है, जो सार्क का जो वो है क्या कहते हैं फ्रेमवर्क, वो बहुत वर्केबल है और उसको रिवाइव करना भी मैं समझता हूँ हम सबको जोर देना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखें, 2 वजह से कोऑपरेशन होती है। एक तो थॉमस हॉब्स ने कहा है कि पीपल शेयर द सेम फियर एंड देन दे जॉइन रैंक्स, और जॉन लॉक ने कहा है कि पीपल जॉइन रैंक्स व्हेन दे ऑल होप टू बेनिफिट। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो
फेयर ऑफ रशिया प्लस एक कॉमन वो क्या कहते हैं मार्केट बनाने के जरिए ही उन्होंने ये सारी अपनी चीज की। हमारी ट्रेजेडी ये है कि वी डोंट हैव अ कॉमन एनिमी दैट वी शेयर इस पूरे रीजन के अंदर। इंडिया के लिए चाइना है, पाकिस्तान के लिए इंडिया है, तो इस रीजन के अंदर जो एक रीजनल सॉलिडेरिटी है वो इन दो मुल्कों की जो है ना एसिमेट्री और इनकॉन्ग्रुएंस जिसे कहते हैं उसकी वजह से है। वरना वाकई जितने हैं, बांग्लादेश ने भी अपना रिलेशनशिप इंडिया के साथ तकरीबन नॉर्मली रखा हुआ है, श्रीलंका ने भी अब जाके मैं देखता हूँ ठीक है, मालदीव्स का ये एक नया इशू है विच आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क आउट। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया को अगर हम किसी तरीके से समझा सकें कि लेट गो द पास्ट और लेट्स बिल्ड अ फ्यूचर टुगेदर, तो ये एक शांति का पैगाम जो है वो ही इस इलाके के लोगों के लिए एक मुनासिब तरीका है आगे बढ़ने का। अब इंडिया वाले कहते हैं जी ये आप पाकिस्तान को समझाएं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, वी कैन डू विदाउट पाकिस्तान। ये बात एक हद तक सही है लेकिन टोटल सही भी नहीं है। मेरी अपनी आर्गुमेंट है कि अगर इंडिया एंड चाइना कैन वर्क आउट द बॉर्डर इशू, पाकिस्तान का जो रोल है चाइना ने बनाया हुआ वो अपने आप इररेलेवेंट हो जाएगा। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट इंडिया पाकिस्तान बेस्ड बट आई थिंक चाइना इंडिया बेस्ड। इफ दे कैन बी सॉर्टेड आउट, अदर इश्यूज कैन फॉल इन प्लेस। तो ये मैंने हर जगह पे इस किस्म की बातें की हैं जो मुझे समझ आती है। जब स्टेट्स को अपनी टेरिटोरियल वो क्या कहते हैं इनसिक्योरिटी हो, क्योंकि उसके बॉर्डर्स डिफाइंड नहीं है, तो वो हमेशा डिफेंस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इस तरह किस्म की कोई सोच है मेरी। प्रोफेसर दीपक मलिक, 3 मिनट का समय बचा हुआ है, आपके कुछ सवाल या टिप्पणी? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। मैं एक चीज तो यह है कि आपने आप जिस तरीके से शांति दूत बन करके भारत में आए हैं और पूरे दक्षिण एशिया का या पूरी दुनिया के पैमाने पर आज आवश्यकता है शांति का संदेश देने का, कि शांति ही हमारे लिए सबसे बेहतर रास्ता है, मोहब्बत ही सबसे बेहतर रास्ता है, बेहतर उपचार है, प्रेम ही सबसे बेहतर समाधान है, किसी भी समस्या का समाधान है। और नागरिकों को अगर खुला छोड़ दिया जाए आपस में गले मिलने का, तो ये गले मिलेंगे, इनमें कहीं से कोई वैमनस्य नहीं है, इनमें कहीं से कोई तफरका नहीं है। लेकिन ये सियासत है जो हमको मिलने नहीं देती है। इस सियासत को अपने इस हरकत से बाज आनी चाहिए। और खास करके ये जो पूंजीवादी सियासत है, कैपिटलिस्ट देश है, जिनको अपनी दुकान चलानी होती है, अपना धंधा चलाना होता है, अपने आर्थिकी का विस्तार करना होता है, उनके साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि उनके यहाँ कोई जाकर के उनसे युद्ध नहीं कर सकता, उन पर कोई हमला नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए वो हमारे ही बीच आकर के हमारे ही साथियों से हमारे ही ऊपर हमला करा करके हमारी ही तबाही वो लोग कराते हैं। और इस चीज को अगर भारत पाकिस्तान के लोग समझ जाए या चीन भारत के लोग समझ जाए या पूरी दुनिया के लोग समझ जाए, तो शायद ये बाउंड्री ये जो ये सीमाएं बनी हुई हैं, इन सीमाओं से पार जाकर के हम मोहब्बत का संदेश दे सकेंगे। आप प्रोफेसर इश्तियाक साहब इस समय भारत के दौरे पर हैं और खास करके हमारा सौभाग्य है कि हमारे बनारस में आए हुए हैं और अब ये इलाहाबाद भी जाएंगे, लखनऊ भी जाएंगे और निश्चित रूप से इनका ये जो प्रेम का संदेश है वो ये मानवता का आदर्श संदेश होगा और हमारी मानवता, हमारी दोस्ती, हमारी मोहब्बत ऐसे ही परवान चढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इश्तियाक साहब आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बहुजन संवाद के दर्शक